हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए विज्ञान का मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल पे होते हैं। याद रखिएगा, पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण जो है किस ओर झुकेगी। बताइएगा कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है तो यह किरण जो है किस ओर से गुजरेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी या सीधी निकल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी जब वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे जो वायु है यह एक विरल माध्यम है, ठीक है, और जल एक सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। यानी कि जो है अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। याद रखिएगा कि अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा कि अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बताइएगा दोस्तों कि किसी बिंब का यानी कि वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को यानी बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना होगा। लेंस की मुख्य फोकस पर या लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर या अनंत पर या लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे, है ना। जैसे देख सकते हैं कि यह मान लो कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है, इस पे ये एक प्रधान अक्ष है और इसके जो है लेंस के कुछ दूरी पे मान लो कि F1 है और इसके दुगना दूरी पे 2F1 है, ठीक है, और लेंस की दूसरी ओर जो है यहाँ पे जो है F2 है और इसकी दुगनी दूरी पे 2F2 है, ठीक है। जब किसी वस्तु को जो है 2F1 पे रखते हैं
और प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण ले जाते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह जो है लेंस से अपवर्तन के बाद जो है ये फोकस से गुजरते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरा किरण जब इस वस्तु से प्रकाश केंद्र से लेके जाएंगे तो इस प्रकार से यह जो है 2f2 पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f2 पे बनता है। 2f2 पे वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। बताइएगा कि मानव नेत्र के जो है जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दृष्टिपटल पे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। मानव नेत्र के जो है जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, है ना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बताइएगा दोस्तों कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो है होता है, कितना होता है। साइन आई बटा साइन आर या साइन आर बटा साइन आई या साइन आई गुना साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। यानी कि था क्या, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। याद रखिएगा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइएगा दोस्तों कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। यानी कि जो है लेंस की आवर्धन का जो है एसआई मात्रक नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। यानी कि जो है आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। बताइएगा दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परिकिरणन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि तारों का टिमटिमाना जो है या प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो पाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जबकि प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा कि जो है रंग संबंधित जो भी चीज़ आएगा वो प्रकाश का परिकिरण हो जाएगा। जैसे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका भी कारण है प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। और आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है, ये भी कारण क्या है, तो प्रकाश का परिकिरण है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। बताइएगा दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश की चाप जो है प्रकाश का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर करती है, तो ये चालक की लंबाई पर हो गया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी कि वो चालक पदार्थ की जो प्रकृति कैसी है, इन तीनों बातों पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? वाट, वाट प्रति घंटा, या एम्पियर, या ओम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। याद रखिएगा कि विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? बताइएगा दोस्तों कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, या वोल्टमीटर, या आमीटर, या वोल्टामीटर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग की जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत परिपथ में आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि विद्युत विभवांतर को मापने के लिए है ना वोल्ट मीटर का प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा कि जो है विभवांतर को यानी किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, या प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, या प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, या प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होती है। यानी फ्यूज तार के लिए इनमें से जो है सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, या कोबाल्ट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। या जो एक मिश्र धातु है ना, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों जो है एक चुंबकीय पदार्थ हैं, और पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है या अचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बताइएगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर यानी कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पे समान रहता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है ना। यानी कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है? बताइएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है? ऑरस्टेड, एम्पियर, बोर, या फेराडे ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरस्टेड ने 1820 ईस्वी में। याद रखिएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरस्टेड ने किया था 1820 ईस्वी में। जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखिएगा विद्युत चुंबक प्रेरण है ना, विद्युत
चुंबक चुंबक प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है, कि जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखिएगा विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने 1820 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में जो है कौन जैव मात्रा, है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक की ऊर्जा या कोयला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की ऊर्जा। यह जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये जो है जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बताइएगा दोस्तों कि यह जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जब दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान कर जो है भिन्न गुण वाले दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जब दो यौगिक, है ना, आपस में अपने आयनों को आदान प्रदान कर जो है भिन्न गुण वाले दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर, है ना, भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब कोई बड़ा यौगिक जो है टूटकर दो या दो से अधिक मतलब भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? बताइएगा दोस्तों कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? 5.6 या 5.6 से कम या 5.6 से अधिक या 7.0? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 यानी कि 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? धोने का सोडा या बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण या सोडियम कार्बोनेट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा धोने वाला सोडा का जो है अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, है ना। याद रखिएगा कि धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का जो है अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl × Cl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? बताइएगा दोस्तों, अपच यानी कि अनपच का उपचार करने के लिए जो है इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक का या
एनालाइजेसिक का या एंटासिड का या एंटीसेप्टिक का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड का, यानी कि अनपच भोजन को जो है पचाने के लिए औषधि के रूप में एंटासिड का प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। बताइएगा कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, मिथेनोइक अम्ल या इथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोइक अम्ल। यानी चींटी के डंक में जो है मिथेनोइक अम्ल होती है और इसे जो है फॉर्मिक अम्ल है ना, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है मिथेनोइक अम्ल को। ठीक है, और याद रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ठीक है, बताइएगा दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका या इमली में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर में। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और संतरा में जो है नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिट्रिक अम्ल और इमली और अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CaSO4 × 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ठीक है, बताइएगा दोस्तों कि CaSO4 × 1/2 यानी कि हाफ H2O जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का या ब्लीचिंग पाउडर का या प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी कि CaSO4 × 1/2H2O या जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, और ये जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का जो होता है अनुसूत्र CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ये हो जाता है जिप्सम का। ठीक है, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का अनुसूत्र होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 1/2H2O, यानी हाफ H2O होता है, यहाँ पे 2H2O होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है CaOCl × Cl होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl × Cl। और संगमरमर का अनुसूत्र होता है CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O और जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सी धातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, आयोडीन, सल्फर या कार्बन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, पारा जो है एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ओ धातु में ब्रोमीन होता है। याद रखिएगा कि अगर ओ धातु कहा जाएगा कि कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा ओ धातु है जो चमकीला होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा ओ धातु है जो चमकीला होती है। सामान्यतः सभी धातुएं चमकीला होती है, लेकिन जो ये आयोडीन है ये ओ धातु है फिर भी ये चमकीला होती है। ठीक है, और ये पारा है
एकमात्र ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में ये पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। बताइएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। एक आबंध या द्वि आबंध या त्रि आबंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रि आबंध, यानी कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रि आबंध बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। बताइएगा कि इनमें जो है कौन विद्युत का सुचालक है, यानी किसमें करंट आ जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या गंधक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ठीक है, यह एकमात्र वो धातु है जो क्या है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। बताइएगा कि कार्बन की जो है सबसे बाहरी कोश यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 4 हो जाएगा, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होगा। ठीक है ना, कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। क्यों? क्योंकि जो है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 और 4 होती है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना हुआ, 4 हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइएगा दोस्तों कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। CnH2n+2 या CnH2n-2 या CnH2n या CnHn। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। या जो है एल्किन का सामान्य सूत्र है, जबकि एल्केन का, ठीक है, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन कहा जाएगा तो CnH2n+2 हो जाएगा, और जब एल्काइन कहा जाएगा तो ये होगा CnH2n-2। यानी एल्काइन में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा और एल्केन में 2 प्लस होगा, और जो है एल्किन में ये CnH2n होगा केवल। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। संरचनात्मक समवाय या सजातीय श्रेणी या प्रक्रियात्मक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समवाय। ठीक है, यानी कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक जो है संरचनात्मक समवाय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है। बताइएगा दोस्तों कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के या परमाणु द्रव्यमान के या परमाणु आकार के या घनत्व के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के। यानी कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है परमाणु के द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों यानी है ना उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वर्ग ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को जो है वर्ग कहा जाता है, और 36 आवर्त को जो है 36 कतारें को जो है आवर्त कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं।
बताइएगा कि हरे पौधे जो है क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, मृतजीवी या परजीवी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी, यानी कि हरे पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। वह जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, इसलिए हरे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब परजीवी कहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसंकुर का क्या कार्य होता है, ठीक है। बताइएगा कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है, अंतर्ग्रहण करना या पाचन या अवशोषण या स्वांगीकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण, यानी छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का कार्य है अवशोषण करना, यानी भोजन का अवशोषण करने का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रेबर्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। बताइएगा कि क्रेबर्स चक्र की क्रिया जो है कहाँ होती है, कोशिका द्रव में या गोल्जी काय में या माइटोकॉन्ड्रिया में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्रेब्स चक्र या जो है एक वायवीय शोषण होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि पादप में अनॉक्सी स्वशोषण के जो है अंतिम उत्पाद हैं। बताइएगा कि पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो अम्ल या वसा अम्ल या इथाइल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल, यानी कि पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। अगला है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। बताइएगा दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। याद रखिएगा जाइलम जो है जल को ले जाने का काम करती है, यानी पौधों के विभिन्न भागों में या जो है पौधे के जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल को ले जाने का काम करती है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। बताइएगा दोस्तों कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में या तितली में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तितली में, यानी खुला परिवहन तंत्र जो है तितली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, टेनिन, रेनिन, लेटेक्स या स्टार्च। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च, यानी कि इनमें जो है टेनिन, रेजिन और लेटेक्स जो है ये पादप उत्सर्जी पदार्थ हैं और स्टार्च जो है यह पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। बताइएगा कि इनमें जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है कौन सा गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और जो है ये अमोनिया भी बनता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, यकृत, लार ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि या थायराइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि, या जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन फल पकाने में
प्रयुक्त होता है? बताइएगा कि इनमें से कौन जो है फलों को पकाने में मदद करती है? ऑक्सिन या जिब्रेलिन या एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। यानी एथिलीन को जो है फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये जो है ना किसी प्रकार से पौधों की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, जबकि एथिलीन जो है फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, एड्स या रतौंधी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। यानी कि जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। याद रखिएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन जो है या अग्न्याशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की द्वीपिका से स्रावित होती हैं और इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। जबकि घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होती है गले में। ठीक है, याद रखिएगा कि घेघा रोग जो है आयोडीन है ना, आयोडीन की कमी से होती है, गले में होती है। और एड्स रोग जो है या शारीरिक संबंध बनाने से होती हैं। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि जो है पूरा विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और यह रोग जो है शारीरिक संबंध बनाने से होती है। ठीक है, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होती है और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है और यह जो है शारीरिक संबंध बनाने से एड्स नामक रोग होती है। और यह जो है ठीक है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को पूरा विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? बताइएगा दोस्तों कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन, बीजाणु जनन या पुनर्जनन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। यानी ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होती है, जबकि प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। याद रखिएगा कि प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होती हैं और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बताइएगा दोस्तों कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में या अंडाशय में या फिलोपियन नलिका में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोपियन नलिका में। यानी कि मानव में निषेचन जो है फिलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? बताइएगा कि आनुवांशिकता के पिता जो है किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, लामार्क को या हेल्डेन को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को। यानी आनुवांशिकता के पिता जो है मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? बताइएगा कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या सूर्य? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। यानी कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? लामार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। है ना कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है।